हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16th ऑफ फरवरी 2025। 16 फरवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 16 फरवरी 2025 संडे का दिन है। आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है और उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में यूट्यूब चैनल को खोल लेना है। सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। मेरा चैनल आप लोगों को सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा जिसमें 965 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसको खोलना है। खोलने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। अब तक यहाँ पे 549 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। यहाँ पे मोर का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर ही आपको लेके आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको यहाँ पे समझना है। सबसे पहला वाला लिंक ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला लिंक टेलीग्राम ग्रुप का है जहाँ से आप लोगों को द हिंदू का न्यूज़पेपर, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर का PDF मिलेगा। और तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, यहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स दिए जाएंगे। तो इन तीनों लिंक को फॉलो करके यहाँ पे लोगों को शेयर कर देना है ताकि लोग यहाँ पे जुड़ते रहें। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है और कैसे यहाँ पे धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। ओके, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है। ओके, और 16 फरवरी 2025 का द हिंदू का न्यूज़पेपर, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर का PDF अपलोड किया जा चुका है। ओके, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, साथ ही साथ ग्रुप को भी शेयर कर दे ताकि यहाँ पर भी लोगों को चीज़ें मिलती रहें। ओके, मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हुए हैं, उनको हम यहाँ पे फोकस करेंगे। हेडलाइन को डिस्कस करेंगे। US फ्लाइट ब्रिंग्स सेकेंड बैच ऑफ 116 डिपोर्टीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला बैच कब आया था, 5 फरवरी को पहला बैच आया था जिसमें 104 इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनके हाथ बांधे गए थे, ठीक है, जिनके पैर बांधे गए थे, फेस पे मास्क थे। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को जब बैच आया था, मतलब कि पहला जो एयरक्राफ्ट लैंड हुआ था अमृतसर में, उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, सेकेंड बैच में लगभग 116 इंडियंस को यहाँ पे लेकर आया गया है। कहाँ से? US से। ओके, अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस माइग्रेंट को लेकर आया गया है। ओके, और ये जो फ्लाइट है, ये जो एयरक्राफ्ट है, कब लैंड हुआ? सैटरडे को नाइट में लैंड हुआ है। कहाँ पे लैंड हुआ है? अमृतसर में लैंड हुआ है। देखिए ऑफिशियल फिगर अगर हम देखें तो यहाँ पे 116 डिपोर्टीज हैं जिसमें से 65 पंजाब के हैं, 33 हरियाणा के हैं, 8 गुजरात के हैं और 2 कहाँ से हैं? UP, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान से हैं और 1 ईच फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो दीज आर द ऑफिशियल फिगर। आप लोग को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। अमिड महाकुंभ रस 15 feared dead in stampede at न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए महाकुंभ की वजह से यहाँ पे अगेन एक हमें स्टैम्पेड जैसा सिचुएशन देखने को मिला। कहाँ पे? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। ओके, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। ओके, और ये जो चीज़ें हैं, अभी जो स्टैम्पेड का रीज़न है एक्चुअली इट इज़ अनक्लियर,
लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इससे पहले प्रयागराज जाने वाली जो दोनों ट्रेनें आने वाली थी वो यहाँ पे कैंसिल हो गई। उसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ये यहाँ पे इमर्ज होती हुई देखने को मिली। ओके, आफ्टर द इंसिडेंट रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए रिलीज़ की और यहाँ पे जो लोग हैं उसकी जो भीड़ है वो कम हुई। ओके, अदरवाइज यहाँ पे जो अनप्रेसिडेंट जो रश हमें देखने को मिल रहा था दिल्ली स्टेशन में, आप ये क्लियर कट पिक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ अ क्लियर कट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पैसेंजर्स के जो क्राउड है वो स्टेशन पे किस तरीके से हैं। होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ओके, अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, और मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत आए हुए हैं, सो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, बट वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पे मज़ा आने वाला है, नॉलेजेबल चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। मूविंग ऑन टू द 6th पेज, नर्सिंग काउंसिल टू डीबा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन रैगिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, केरला नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू डीबा 5 senior nursing students of the Government College of Nursing in Kottayam who have been accused of torturing their juniors। उनको यहाँ पे डिबार किया जाएगा, मतलब कि उनको वहाँ पे कॉलेज से टीसी बोल सकते हैं, मतलब कि वहाँ से अगले लाइफ टाइम तक वो नर्सिंग की जो अपने कोर्सेस हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ओके, देखिए, रैगिंग जैसी चीज़ें बंद भी होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर रहता है। ठीक है, जॉब नहीं मिला उसका प्रेशर, वो सारे प्रेशर्स लेके चलते रहते हैं, और रैगिंग जैसी चीज़ें हो तो सिचुएशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। ठीक है, तो होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नीचे की तरफ 6th पेज में ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। कर्नाटका टॉप्स इन डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग ऑफ पंचायत राज सिस्टम। देखिए, पंचायत राज सिस्टम में एक डिवोल्यूशन इंडेक्स को रिलीज किया गया। ओके, और इस इंडेक्स में कर्नाटका ने टॉप किया है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे केरला है, थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु है। डाटाज लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 6 की क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे, 6 की मेजर्स को पढ़ेंगे जिस बेसिस पे इन स्टेट्स को रैंक किया गया है। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जिसको लिखना है। दैट इज, कर्नाटका टॉप्स द ओवरऑल डिवोल्यूशन इंडेक्स DI रैंकिंग ऑफ द पंचायत राज सिस्टम अमंग स्टेट्स इन इंडिया, वाइल केरला तमिलनाडु आर इन सेकेंड एंड थर्ड स्पॉट रिस्पेक्टिवली। इस चीज़ को लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ओके, अब ये रिपोर्ट का टाइटल क्या था? स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग 2024 विच वॉज रिलीज बाय द सेंटर ऑन 13 फरवरी 2025। ओके, तो ये 13 फरवरी को सेंटर के द्वारा इसको रिलीज किया गया। यहाँ पे 6 की क्राइटेरिया को अब हमें डिस्कस करना है। ठीक है, मतलब कि 6 की मेजर्स पे इन स्टेट्स को रैंक किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला फ्रेमवर्क, दूसरा फंक्शन, तीसरा फाइनेंस, चौथा अकाउंटेबिलिटी, पांचवा फंक्शनरीज, छठा कैपेसिटी बिल्डिंग। फ्रेमवर्क में केरला ने टॉप किया, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा। फंक्शन में तमिलनाडु ने टॉप किया, फॉलोड बाय कर्नाटका, उड़ीसा एंड राजस्थान। फाइनेंस में कर्नाटका अगेन टॉप द प्लेस, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु एंड राजस्थान। अकाउंटेबिलिटी में अगेन कर्नाटका ने टॉप किया, फॉलोड बाय केरला, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। फंक्शनरीज में गुजरात ने टॉप किया यहाँ पे, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड केरला। कैपेसिटी बिल्डिंग में अगेन तेलंगाना ने टॉप किया यहाँ पे, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड गुजरात। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है? इन स्टेट की रैंकिंग, मतलब कि यहाँ पे जो कर्नाटका है उसने टॉप तो कर लिया। ठीक है, कर्नाटका ने टॉप तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे उसकी रैंकिंग कितनी है? मतलब आउट ऑफ 100 इसको कितना रैंक किया गया है? ठीक है, इसको कितना रैंक किया गया है? इसको रैंक किया गया है 72.23। ठीक है, 72.23 लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, केरला के लिए भी हम लोग ऐसा चार्ट बना देते हैं। केरला के लिए आउट ऑफ 100 ये 1000 हो गया। ठीक है, आउट ऑफ 100 केरला कितना रैंक किया? केरला को मिला है कितना? 70.59। ठीक है, 70.59। तमिलनाडु का भी सेम मैप हम लोग बना देते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 100 तमिलनाडु को कितना मिला है? 68.38। ठीक है, 68.38।
38। इस चीज़ को लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है इससे। ओके, नाउ ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। महाराष्ट्र को कितना यहाँ पे मिला है 61.44%, वाइल उत्तर प्रदेश रैंक 5th 60.07%, गुजरात इज 6th 58.26%, Bihar along with the northeastern state, hilly state of Assam, Sikkim and Uttarakhand emerge as the moderate scorers। ठीक है, तो बिहार के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कुछ स्टेट जैसे कि असम, सिक्किम और उत्तराखंड ये यहाँ पे मॉडरेट स्कोरर के तौर पे हमें दिखने को मिले हैं। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अमिड स्ट्रेन टाइज जयशंकर टू मीट बांग्लादेशी काउंटर पार्ट। कहाँ पे मिलेंगे? आईओसी में मिलेंगे। आईओसी क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 का ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है। कहाँ पे होगा? मस्कैट में होगा। और यहाँ पे जो हमारे MEE है, MEA दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एस जयशंकर जी वो किन से मिलेंगे? बांग्लादेशी के काउंटर पार्ट से मिलेंगे। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो अभी टाइज है वो थोड़ा स्ट्रेंड है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंड है। यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अब ये उनसे मिलने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं IOC का 2024 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था, जहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में दिखाया गया है कि एस जयशंकर जी एड्रेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये जो मीटिंग होने वाली है 2025 की, लगभग यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि 27 कंट्रीज़ के यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे, जिसमें भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडिया US अप डीलिंग इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। इंडिया और US के बीच में हमें एक अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिला है इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। ओके, और अगेन दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जॉइंट स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज़ के द्वारा रिलीज़ किया गया आफ्टर द टॉक बिटवीन मिस्टर मोदी एंड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पे किस चीज़ों पे फोकस किया गया है, जैसे यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया, आप लोग देख सकते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजीज कॉपरेशन, ओके, स्पेस में कॉपरेशन, एयर डिफेंस, मिसाइल, मैरिटाइम एंड अंडर सी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में यहाँ पे फोकस किया गया है US के साथ। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हाईलाइट करने वाली। पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को लिख लीजिएगा। दूसरा, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंगली underwater domain awareness have become key focus area both at bilateral level and among the Quad group of India, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द US। ठीक है, तो मैरिटाइम जो डोमेन अवेयरनेस है और अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस है, ये दोनों ही कंट्रीज़ का, ये इंडिया और US का की फोकस है। साथ ही साथ जो क्वाड में ग्रुप्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US का, उनका भी की फोकस यही है। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, इंडिया और US बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। सी पिकेट ऑटोनॉमस सर्विलियंस सिस्टम विथ सोनार स्कॉटिक एरे प्रोड्यूस बाय थायर महान। ओके, वेव ग्लिडर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल सिस्टम, लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव टावर्ड सोनार, मल्टी स्टैटिक एक्टिव सोनोबाइज, लार्ज डायमीटर ऑटोनॉमस अंडर सी व्हीकल प्रोड्यूस बाय एंड्रूल एंड ट्रीटॉन ऑटोनॉमस अंडर वाटर एंड सरफेस व्हीकल प्रोड्यूस बाय ओशियन एरोस। ठीक है, तो इनकी जो टेक्नोलॉजीज है इनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द जॉइंट स्टेटमेंट, लीडर ऑल्सो प्लेस टू एलिवेट मिलिट्री कॉपरेशन अक्रॉस ऑल द डोमेन एयर, लैंड एंड सी, स्पेस, साइबर स्पेस। ठीक है, थ्रू इनहांस ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, ऑपरेशनल्स जैसी चीज़ों को इन्हांस करके हम यहाँ पे भी फोकस करेंगे। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये किसकी है? एक ड्रोन की है जिसका नाम है सी गार्जियन ड्रोन। और कौन सा सीरीज़ का है? MQ-9B सीरीज़ का है, जिसकी मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड कितना है? 40,000 फीट के आसपास है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। डिपोटेशन फ्यूल पॉलिटिकल स्लगफेस्ट इन पंजाब। देखिए यहाँ पे जो डिपोटेशन हो रहा है इसकी वजह से अगर आप देखें तो जो पार्टीज़ हैं, जो यहाँ पे पार्टीज़ हैं, उनके बीच में यहाँ पे एक टाइप का स्लगफेस्ट जैसी सिचुएशन बनती हुई हमें देखने को मिली है। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया गया है। विद अ US एयरक्राफ्ट कैरिंग अ फ्रेश बैच ऑफ 116 डिपोर्टेड अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स अराइविंग एट अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन सैटरडे, द पॉलिटिक्स ओवर द इशू इज हीटिंग अप इन पंजाब। ठीक है, पंजाब में जो पॉलिटिक्स है इससे बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। मतलब कि तीनों पार्टीज, आम आदमी पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे जो कांग्रेस है, वो तीनों ही पार्टीज़ यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ब्लेम कर रही हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ओके। हम यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप लोगों को नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हम लोग 9th पेज पे बढ़ते हैं। काशी तमिल संगम इज गाइडेड बाय एक भारत श्रेष्ठ भारत यूपी सीएम। देखिए यहाँ पे जो काशी तमिल संगम है उसका इनॉग्रेशन किया गया है, आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ये तस्वीर है, ओके। और यहाँ पे इनॉग्रल सेशन का ये तीसरा एडिशन था, ठीक है। ये तीसरा एडिशन था किसका? काशी तमिल संगम का, जो कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ, सैटरडे के दिन में, ओके। और इसको किसने इनॉग्रेट किया? इसको यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया है, ओके। और इन्होंने कहा है कि द इवेंट इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया, एक्सलेंट इंडिया, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इट इज शोइंग व्हाट? इट इज शोइंग द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इनिशिएटिव टू एडवांस द विजन ऑफ एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत। This year, the Sangam is also being integrated with Grand Mahakumbh celebration and elevate the centuries-old tradition to new height. The vision of uniting North and South, East and West and strengthening the Ek Bharat Shresth Bharat is done through the Kashi Tamil Sangam under what? Under the leadership of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ओके। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात की गई है। यहाँ पे ये जो एडिशन है, ये जो तीसरा एडिशन है, इसलिए यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बाद ये हमें पहली बार देखने को मिला है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ICMR सीक पार्टनरशिप विथ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट टाइफॉइड, ठीक है। तो टाइफॉइड के अगेंस्ट यहाँ पे ICMR अब यहाँ पे पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं ताकि हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जा सके वैक्सीन को लेके, ओके। न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं, ओके। द ICMR Indian Council of Medical Research is looking at joint development and commercial production of a typhoid and paratyphoid vaccine that invited expression and interest from manufacturers, ठीक है। तो इन्होंने इनवाइट किया है, कहा है कि जो कंपनीज इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे इनके साथ पार्टनरशिप करके ये चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। टाइफॉइड क्या होता है? टाइफॉइड एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दैट अफेक्ट द इंटेस्टाइन एंड समटाइम्स द ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है। और देखिए ये किसके कॉज से होता है? ये साल्मोना टाइफिक बैक्टीरियम से होता है, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय होम? इट इज़ कॉज बाय साल्मोना टाइफी बैक्टीरियम। और एक टाइप का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे आप लोगों को इंटेस्टाइन में यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ कभी कभी ब्लड स्ट्रीम में भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे स्प्रेड होता है? कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर को लेने से ये होता है, मतलब उसका अगर आप सेवन करेंगे उसकी वजह से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ओके। और इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसका यूरिन की वजह से भी होता है, ठीक है। ज़्यादा सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की वजह से ये आपको स्प्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, ओके। कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम है, एम्फिसिलिन है, ओके, साइप्रोफ्लोक्सिन है। तो ये आप लोग कुछ नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। टाइफाइड वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया, जिसमें यहाँ पे कुछ नाम बताए गए हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। और रिसेंट स्टडीज़ हमें ये दिखाती हैं कि टाइफॉइड इज़ considered a significant public health issues in India, with estimate suggested that the country bear a large burden of typhoid cases globally, with million of cases reportedly annually, particularly concentrated in अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्बन एरियाज़ में ये जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, और इंडिया में जो टाइफॉइड का वजन है बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें उन सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा। मूविंग ऑन टू द 10th पेज, दैट इज इंश्योरर एग्रीड ऑन कस्टमर फ्रेंडली बीमा विस्तार प्लान, ठीक है। तो ये ऐसा पहला प्लान है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे कि डेथ,
पर्सनल एक्सीडेंट्स, प्रॉपर्टी, सर्जिकल, हॉस्पिटैलिटीज़, ये सब जैसी चीज़ों को यहाँ पे इन्हांस किया गया, इसके अंदर डाला गया है। इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन आज बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि देखिए पहले की जो सरकार थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिर चुकी है। मैंने आप लोगों को बताया है, पहले की जो सरकार है वो यहाँ पे वो ब्लेम करती थी कि जो पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग हो रहा है। स्टबल बर्निंग मतलब कि जो फार्म को जलाया जाता है, ठीक है, फार्म को जो जलाया जाता है उसी को स्टबल बर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्टबल बर्निंग हो रहा है उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। हालांकि अभी एक जो रिपोर्ट आई है, अभी जो स्टडी कंडक्ट करवाया गया है, उससे हमें ये पता चलता है कि स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट्स ओनली 14% टू PM 2.5 इन दिल्ली NCR। ठीक है, दिल्ली NCR के PM 2.5 में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 14% ही सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी की वजह से ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में है। ठीक है, ये आर्टिकल न्यूज़ में है, वही सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है। बेस्ड ऑन द फील्ड मेजरमेंट, एयर मास ट्राजेक्ट्री, particles dispersion, chemical transport model stimulation, a study published in January 2025 has found that there is no linear correlation between stubble burning events in Punjab and Haryana and fine particulate matter PM 2.5 concentration in Delhi। मतलब यहाँ पे कोई भी लीनियर कोरिलेशन हमें बनता हुआ देखने को नहीं मिला है इन दोनों इवेंट्स के बीच में। ये स्टडी से हमें पता चलता है। द स्टडी ऑल्सो अंडरस्कोर दैट क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा कंट्रीब्यूट ओनली 14% टू PM 2.5। ठीक है, PM 2.5 में कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है? 14% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये स्टडी में भी हमें पता चलता है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ PM 2.5 इन दिल्ली NCR रिमेन फेयरली स्टेबल एंड कांस्टेंट डिस्पाइट द स्टबल बर्निंग इवेंट्स इन पंजाब एंड हरियाणा डिक्लाइनिंग बाय ओवर 50%। 2015 से 2023 को अगर आप कंपेयर करें तो जो केसेस हैं स्टबल बर्निंग में पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं दिल्ली में एयर क्वालिटी में अगेन सेम है। ओके, देखिए यहाँ पे आर्टिकल में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट सीज हो गए हैं आफ्टर नवंबर। ओके, बट अभी भी अगर आप दिल्ली की एयर क्वालिटी देखें तो इट इज़ स्टिल जो वेरी पुअर टू सर्व कंडीशन में है। ओके, और ये जो चीज़ें हैं ये विंटर के टाइम पे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे दिल्ली में पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अगर मान लीजिए हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर तेज़ में है, विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब जाके यहाँ पे एक टाइप का हमें लिंक बनता हुआ देखने को मिल सकता है कि स्टबल बर्निंग हुआ, उसका धुआं ऊपर गया आसमान में और वो धुआं जो हवा आया उसकी वजह से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये दिल्ली में आ गया। ठीक है, तो ये एक टाइप का जो रिलेशन है, को रिलेशन है, ये बनता हुआ हो सकता है, हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर हवा नहीं है तो ये ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके यहाँ पे ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, वापस से ये रेन यहीं पे होगा। ठीक है, ये रेन ऐसे होगा यहीं पे। ओके, लेकिन अगर हवा नहीं है तो हवा है तो ये कहाँ जाएगा? मतलब जिस तरफ हवा है उसी तरफ वो बहता चला जाएगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल में बताई गई हैं। होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेक्स वर्क ड्राइव एमपॉक्स क्लेड IB आउटब्रेक इन DR कॉन्गो। ठीक है, देखिए सेक्स वर्कर्स में यहाँ पे एमपॉक्स क्लेड IB के हमें यहाँ पे ट्रेसेस देखने को मिले हैं कॉन्गो में। और ये जो केसेस हैं ये ज़्यादातर हमें फीमेल्स में देखने को मिले हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हमें किसमें? फीमेल्स में देखने को मिले हैं। जीनोमिक एंडीमोलॉजिक डाटा सजेस्ट दैट द रैपिड स्प्रेड ऑफ एमपॉक्स क्लेड IB in the Democratic Republic of Congo was majorly 83.4% linked to sex work within densely populated area। ठीक है, तो ज़्यादातर ये सेक्स वर्कर्स के बीच में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। ओके, और ये जो बीमारी है लोगों को बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग देख सकते हैं फिंगर कैसे लोगों के हो गए हैं। ठीक है, हाथ, पूरा हाथ ऐसे भरा हुआ है। मैंने यहाँ पे थंबनेल्स में आप लोगों को एरो के थ्रू दिखाया भी था। ठीक है, कि कैसे लोगों को ये जो बीमारी है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना ये सेक्स वर्कर्स में यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो स्टडी है उसमें 750 जो यहाँ पे केसेस है उसको स्टडी किया गया और 200 लोगों में ये सारी चीज़ें पाई गई। मतलब कि 26.6% लोगों में ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, जिसमें प्रोफेशनल सेक्स वर्कर भी इंक्लूडेड हैं। द आउटब्रेक
appears to be driven by sexual activities with professional sex worker linked to bar supporting the previously undocumented model of heterosexual transmission. ओके देखिए अब ये यहाँ पे जो केसेस हैं उसका यहाँ पे विस्तार में बताया गया ओके कि कैसे यहाँ पे जो केसेस हैं उसको स्टडी किया गया, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन टोटल यहाँ पे बताया गया है कि 670 यहाँ पे क्या किया गया, केस को स्टडी किया गया। 670 केस वेर एडमिटेड टू कट्टिमटुगा हॉस्पिटल, जिसमें फ्रॉम 17 हेल्थ एरियाज, ठीक है। ऑफ दीज 52.4% व फीमेल्स, ठीक है। तो 52.4% कौन है, फीमेल है, और 47.6% कौन है, मेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीमेल्स का जो पल रहा है वो भारी है, मतलब कि फीमेल्स में जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ओके। और वही सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कितने अमाउंट ऑफ जो केसेस है वो चिल्ड्रंस में है, ठीक है। तो कितने अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ पे बच्चों में है, और कितने अमाउंट्स ऑफ जो केसेस यहाँ पे 15 से 24 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाटा यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पे डाटा को दिखाया गया है। होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू द FAQ सेक्शन। FAQs का जो सेक्शन है आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज न्यू बिल ऑन फॉरेनर्स कमिंग, ये हो गया। दूसरा, व्हेन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड, जैसा कि मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया, तो यहाँ पे ये आर्टिकल आना बनता है। तो सबसे पहला आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। मे भी हो सकता है इन आर्टिकल्स को पढ़ने में हमें 10 मिनट से ज़्यादा लग जाए, लगभग 40 मिनट के आसपास की ये वीडियो बनने वाली है ओके। यूनियन होम मिनिस्टर MHA is all set to introduce the Immigration and Foreigner Bills 2025 in the second half of the budget session that begins on the March 10th, ठीक है। तो 10 मार्च को बजट सेशन का सेकेंड हाफ स्टार्ट होने वाला है, और इसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 का देखने को मिल सकता है ओके। पिछले जो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन थे उनको यहाँ पे ये बिल क्या करेगा, रिपील करेगा ओके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 4 जो यहाँ पे जो लेजिस्लेशन थे उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, द फॉरेनर एक्ट 1946 एंड द इमिग्रेशन कैरियर लायबिलिटी एक्ट 2000 ओके, दैट डील विथ इमिग्रेशन एंड द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। ये जो एक्ट है, जो 4 एक्ट मैंने आप लोगों को बताई, ये चारों एक्ट किससे डील करता है, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स की मूवमेंट से डील करता है। होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, दैट इज व्हाट आर द सिग्निफिकेंट प्रोविजन। सिग्निफिकेंट प्रोविजन को जल्दी से जल्द हम लोग पढ़ लेते हैं। द बिल हैज़ 6 चैप्टर, 6 चैप्टर हैं, इसमें लगभग 35 क्लॉज हैं, और बहुत सारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉज है इन द सिंगल डॉक्यूमेंट। इट ऑल्सो define the function of immigration officer, requirement of passport and visa, and the matter relating to foreigners and their registrations, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कट इस बिल में दर्शाया जाएगा ओके। दो द Bureau of Immigration BOI already exist. The bills seek to provide legal backup for immigration function and immigration officer and the BOI, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से ही हैं, लेकिन एक टाइप का हमें बैकअप की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे इस बिल में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। It defined provisions related to obligation of universities, education institution, hospital, nursing home, medical institution to admit any foreigners, ठीक है। तो इसमें कौन से प्रोविजंस होंगे, इसमें हॉस्पिटल्स में जो फॉरेनर्स भर्ती किए जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, तो वहाँ पे जो चीज़ें होंगी फॉरेनर्स के लिए, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारे जो प्रोविजंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अर्लियर फॉरेनर्स वर आस्क्ड टू रजिस्टर विद द फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करना पड़ता था, जो फॉरेनर्स थे उनको यहाँ पे FRRO में क्या करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। प्रेजेंटली इट इज मैंडेटरी फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउस टू शेयर द पासपोर्ट डिटेल्स ऑफ फॉरेनर्स विद द पुलिस, ठीक है। तो पुलिस के साथ पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं फॉरेनर्स की, वो मैंडेटरी थी होटल्स और गेस्ट हाउस के लिए कि वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। द बिल ऑल्सो हैज़ प्रोविजंस रिलेटेड टू फॉरेनर्स हुज मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो इस बिल में उनके लिए भी प्रोविजंस है, उन फॉरेनर्स के लिए भी प्रोविजंस है जिनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है। द पावर ऑफ सिविल अथॉरिटी टू कंट्रोल प्लेस फ्रिक्वेंटली बाय फॉरेनर एंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू लायबिलिटी ऑफ द कैरियर एंड देयर ऑब्लिगेशंस ओके। नाउ व्हाट आर द प्रोविजन फॉर एंट्री एंड स्टे ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। अब इसके लिए क्या प्रोविजंस है, एंट्री के लिए क्या कुछ प्रावधान है, और फॉरेनर्स के स्टे के लिए क्या कुछ प्रोविजंस है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कट मेंशन किया गया है ओके। यहाँ पे बताया गया है कि द बिल इंट्रोड्यूस द क्लॉज, ठीक है। बिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बिल में क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है।
threat to national security, sovereignty, integrity of India and relation with foreign state among the ground, refuse to entry or stay in the country। मतलब कि देखिए क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, ऐसा इंसान मान लीजिए ए नाम का कोई इंसान है और ए नाम के इंसान से इंडिया को खतरा है, ठीक है, इंडिया को खतरा है, यहाँ पे लिख देते हैं, इंडिया को खतरा है, मतलब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, उसकी सॉवर्जिनिटी को खतरा है, उसकी इंटीग्रिटी को खतरा है, ठीक है। तो इस ए नाम का जो इंसान है ना, इस ए नाम के इंसान की जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, मतलब कि वो इंडिया में कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो इंडिया में कभी नहीं आ पाएगा, इसकी एंट्री बंद है। द प्रपोज लॉ, होप समझ गए होंगे आप लोग। द प्रपोज लॉ स्टेट नो फॉरनर शैल बी अलाउड टू एंटर इनटू और स्टे इन इंडिया इफ ही और सी इज फाउंड इनएडमिसिबल टू डू सो ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट ऑफ टू द नेशनल सिक्योरिटी, सॉवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और पब्लिक हेल्थ, और ऑन सच other ground as central government may specify, adding that the decision of the immigration officer shall be final and binding। देखिए मैंने जो अभी आप लोगों को जो स्टोरी बताई ना वही है, मतलब ए नाम के व्यक्ति से अगर मान लीजिए हमारी कंट्री को खतरा है, हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, सॉवर्जिनिटी को थ्रेट है, इंटीग्रिटी को थ्रेट है, तो इस ए नाम की जो व्यक्ति है उसकी जो एंट्री है वो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो इंडिया कभी ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ओके। और इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उसका डिसीजन फाइनल होगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। होप आप लोग यहाँ तक चीज़ों को समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कुछ यहाँ पे पेनल्स को लेके प्रोविजंस हुए, क्या बिल में मतलब पेनल्टी वगैरह जैसी चीज़ें हैं, मान लीजिए अगर ये चीज़ें वॉयलेट होती हुई देखने को मिलती है तो बिल में यहाँ पे पेनल्टी मेंशन किया गया है, मतलब कि अगर इल्लीगल वो यहाँ पे एंटर करते हैं तो उनको यहाँ पे 5 साल की सज़ा हो सकती है, या तो 5 लाख या तो दोनों ही यहाँ पे हो सकता है। Does the bill allow state to detect and deport undocumented migrants? Yes. The Ministry of Home Affairs informed झारखंड हाई कोर्ट लास्ट ईयर, पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने झारखंड हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया था दैट सिंस द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट मेंटेन अ सेपरेट फेडरल पुलिस फोर्स एक्सक्लूसिवली dedicated to task of detention and deportation of foreigners staying illegally, action in this regard has been entrusted to the state police। देखिए यहाँ पे क्लियर कट बताया गया कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या यहाँ पे बिल में कुछ प्रोविजंस हैं कि स्टेट को ये परमिशन देती हैं कि वो जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनको डिटेक्ट करें, उनको यहाँ पे डिपोर्ट करें? तो जी हाँ, परमिशन देती है। पिछले साल ये हमने देखने को मिला, कब, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने झारखंड हाई कोर्ट को ये परमिशन दी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अपना खुद का फेडरल पुलिस फोर्स यहाँ पे मेंटेन नहीं करता, उनका खुद का यहाँ पे सेपरेट पुलिस फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो इस चीज़ में एक्शन ले सकते हैं। होप आप लोग यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, व्हाट अबाउट डिटेंशन सेंटर, ठीक है। तो डिटेंशन सेंटर्स को लेके यहाँ पे क्लॉज 3 में बताया गया कि फॉरेनर्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड एट अ प्लेस सेट अपार्ट फॉर द रेसिडेंट अंडर सुपरविजन, ठीक है। तो सुपरविजन में वो यहाँ पे रह सकते हैं, यह आप लोगों को डिटेंशन सेंटर में पता चल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द अदर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। तो क्या कुछ अदर मैकेनिज्म हो सकते हैं ताकि जो हम फॉरेनर्स की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक किया जा सके? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज आस्क्ड स्टेट टू कंस्टिट्यूट 2 कमेटी, ठीक है, ताकि फॉरेनर्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए 2 कमेटी बनाने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कहा। और यहाँ पे उन्होंने बताया, उन कमेटी को डायरेक्शन दिया, कहा कि उनको क्या मेज़र करना है, उनको ये मेज़र करना है कि 1 जनवरी 2011 से पहले और 1 जनवरी 2011 के बाद, मतलब कि एक कमेटी 1 जनवरी 2011 से पहले वाले फॉरेनर्स की जो डाटा है उसको देखेंगी, और एक कमेटी 1 जनवरी 2011 के बाद जो आए हैं फॉरेनर्स उनके डाटा को यहाँ पे देखेंगी, उनके स्टे को यहाँ पे देखने वाली है। द डिटेल्स ऑफ द फॉरेनर who entered legally and are said to be flouting visa regulation are uploaded on
FRRO पोर्टल्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे लीगल्स जो फॉरेनर्स होंगे उनकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, उनके जो डिटेल्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोडेड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे। होप आप लोग ये चीज़ों को समझ पाए होंगे। ओके, क्या कुछ यहाँ पे प्रोविजंस है, होप आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। व्हेन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज, ठीक है। देखिए यहाँ पे मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके एन बीरेन सिंह, इन्होंने रिजाइन कर दिया, और यहाँ पे जो बीजेपी की जो सरकार है इट फेल्ड टू ऑप्ट द न्यू सीएम, मतलब कि वो यहाँ पे नए सीएम को ऑप्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना पड़ा। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने की वजह से जो भी स्टेट फंक्शनरीज थे वो किसके पास चली जाएंगी, वो पार्लियामेंट के पास चली जाएंगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम समझेंगे क्या है व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज हुआ, कितनी बार हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। और उसमें कितनी कितनी बार, कब कब साल में कितने कितने बार हुए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है, और इस किस केस में इम्पोज किया जा सकता है, इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज ऑफ अ स्टेट, ठीक है। मतलब कि किसी स्टेट में अगर उसकी सरकार में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज में हमें फेलियर देखने को मिला, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज में उसकी जो सरकार है अगर गिर जाती है, ठीक है, गिर जाती है, सीएम रिजाइन कर देता है, ठीक है, और गवर्नमेंट वहाँ पे दूसरे सीएम को ऑप्ट नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये कब होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 3 सालों के लिए ज़्यादातर होता है, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड कितना तक है, 3 सालों के लिए है, ठीक है। एक बार में इसको कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ पे लेकर आया गया, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे प्रोक्लेमेशन दिया गया, तो ये कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लेमेशन है इसको कहाँ पे लेकर जाया जाएगा, पार्लियामेंट में लेकर जाया जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही हाउस ने 2 महीने के अंदर इसको रेक्टिफाई नहीं किया, तो ये जो प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोमलगेशन है इसको क्या किया जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सपायर हो गया तो फिर यहाँ पे ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, ओके। और 3 सालों के लिए होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 सालों के लिए होता है, मैक्सिमम 1 साल में एक बार में 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि ये कब इम्पोज हुआ, कैसे इम्पोज हुआ, ठीक है, किस तरीके से इम्पोज हुआ, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज 135 टाइम्स इन 35 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि 35 स्टेट में यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब तक 135 टाइम्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है प्रेसिडेंट रूल को। होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सबसे पहली बार कब यहाँ पे मेंशन किया गया था, सबसे पहली बार यहाँ पे हमने कब देखा, पंजाब में 1951 में, जब यहाँ पे उस टाइम के द देन चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए थे ड्यू टू द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कांग्रेस पार्टी। उस टाइम पे हमें सबसे पहली बार ये प्रेसिडेंट रूल होता हुआ हमने देखने को मिला, ओके। और अब तक अगर आप देखें तो 135 टाइम्स ये इम्पोज हो चुका है। द ओनली स्टेट विच हैज़ स्पेंट मोर टाइम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल कंट्रोल इज JNK, ठीक है। जहाँ पे हमने प्रेसिडेंट रूल कितनी बार इम्पोज होता हुआ देखने को मिला, 15 बार, ठीक है। 15 बार हमने देखा कि JNK में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है, ओके। और मणिपुर के बाद अगर आप देखें तो यूपी थर्ड पे आता है, 10 टाइम्स यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया गया है, ठीक है। तो वही आप लोग यहाँ पे अदर स्टेट्स के भी आंकड़े देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है। सॉरी, 1 मिनट, कर्सर कभी कभी भाग जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया अदर स्टेट के डाटास को भी, ओके। तो आप लोगों को यहाँ पे एक टाइप से ये पता चल जाएगा कि किस टाइम पे कितना कौन से स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है, कितनी बार इम्पोज किया गया है, ठीक है, इतने डिकेड में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, देखिए अभी आज के डिकेड में ना ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं, मतलब कि पहले बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। जैसे कि आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, बिटवीन 1950 से 1994 में प्रेसिडेंट रूल कितनी बार इम्पोज हुआ है, 100 बार इम्पोज हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं ना ये कम हुई हैं। जैसे कि पिछले अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एनडीए की जो सरकार है,
इसमें अगर आप प्रेसिडेंट रूल देखें कितनी बार इम्पोज हुई हैं, 11 बार, जिसमें 4 बार जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पे चीज़ों को दिखाया गया है। तो पहले लगभग आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा हुआ करती थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस टाइम पे उतनी नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे उतनी नहीं थी, पार्टियाज नई नई आ रही थी, इमर्ज हो रही थी। ठीक है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, हमारा कंट्री उसी टाइम पे मतलब आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेबल जैसी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, लेकिन अभी चीज़ें स्टेबल हैं। ठीक है, अभी हम एडवांस स्टेज पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी स्टेबल हैं, इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको होती हुई देखने को नहीं मिलेंगी। होप आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर आई थिंक वर्ल्ड सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो यू कैन ईजिली स्किप द वर्ल्ड सेक्शन। दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।